नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजर से जो जिनकी जरूरत आपको इस समय सबसे ज्यादा है, क्योंकि निफ्टी के जो लेवल्स है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी भर रहे हैं। और आप ये चाह रहे हैं कि एक्चुअली निफ्टी जाए ऊपर, लेकिन जाएगा कैसे? जब बाजार के जानकार बताएंगे, वो बताएंगे कि निफ्टी में अगला टारगेट क्या है और निफ्टी इस वक्त करना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम दिवम शर्मा। पहले मैं इनके बारे में बता दूं, दिगम जी एक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद फिलहाल ये ग्रीन पोर्टफोलियो के को फाउंडर हैं और कई स्मॉल कैप के मैनेजर्स भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि दिवम शर्मा जी, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो नेगेटिविटी है, चारों तरफ कह रहे हैं कि निफ्टी महंगा है अभी भी, और कहीं ना कहीं बॉटम आउट होने की अभी संभावना कम है। इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि अगर आप निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग्स अगर देखें, जिससे हम आकलन लगाते हैं कि निफ्टी महंगा है कि सस्ता है, तो निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग्स इस समय अराउंड 20 टाइम्स की है। और अगर हम 5 साल का एवरेज देखें निफ्टी का, तो अराउंड वो 24 टाइम्स है। तो अगर हम 5 साल के एवरेज या 10 साल के एवरेज से निफ्टी को देखें या सेंसेक्स को देखें या मिड कैप इंडेक्स को देखें, तो वो 5 साल 10 साल के एवरेज से सस्ता है इस समय। हमें इस समय मार्केट में क्या हो रहा है उसके बारे में जानना है, तो हमें मोस्टली इस समय ग्लोबल मार्केट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमारे मार्केट्स का कोरिलेशन इस समय बहुत ज्यादा है। तो हालांकि हमारी जीडीपी अगर आप बात करें, तो हमारी जीडीपी 6% पे ग्रोथ की आशंका जताई जा रही है। जो अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5.5% पे चली जाएगी। बट अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, जैसे यूएस की बात करें, जैसे यूके की बात करें, यूरोप की बात करें, वहां रिसेशन के चांसेस प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। और उसका और एक और जो इशू अभी हाल ही में उभरा है, वो है वहां के बैंक्स में डिफॉल्ट। तो अगर आप वहां के बैंक्स देखेंगे, तो वहां पे काफी हद तक मतलब काफी सारे बैंकों में डिफॉल्ट देखा जा रहा है। और उन बैंकों को कवर करने के लिए सरकार पॉलिसीज ला रही है कि उन बैंकों को या तो हम किसी और खरीदार को दिलवा दें और उस डिफॉल्ट को बचाया जाए। तो हमारा कोरिलेशन हमारी खुद की इकोनॉमी से नहीं है। हमारी खुद की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। हमारा कोरिलेशन है बाहर से। अगर बाहर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो उसका हमारे बाजार पे असर पड़ता है। और अगर वो बाजार बाहर का बाजार चलना शुरू हो जाएगा, तो हमारा बाजार भी चलना शुरू हो जाएगा। मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा। आप इंटरेस्ट रेट्स को देखिए। अगर आपको मार्केट को देखना है कि कहाँ जाएगा और कब जाएगा, तो आप इंटरेस्ट रेट्स को देखिए। वो एक लौता ऐसा फैक्टर है जो आपको बताएगा मार्केट्स कहाँ जाएगा। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है, जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो मार्केट नीचे जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं तब मार्केट्स ऊपर जाता है। तो पिछले 1.5 साल में हमने ऐसा देखा कि इंटरेस्ट रेट्स नवंबर के बाद से जब बढ़ने शुरू हुए, तो वो पिछले 1.5 साल में, जैसे यूएस में 0.25% इंटरेस्ट रेट था, आज यूएस में 5% इंटरेस्ट रेट है। तो जी। इतना सिग्निफिकेंटली इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, तो क्या होता है कि बाजार से लिक्विडिटी गायब हो रही होती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा होता है फेड या आरबीआई, तो बाजार से लिक्विडिटी गायब हो रही होती है, तो इक्विटी से पैसा शिफ्ट हो जाता है फिक्स्ड इनकम, जो फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर, क्योंकि वहां पे आपको सेफ्टी मिल रही होती है और मार्केट नीचे जा रहा होता है। लेकिन आप यूएस में आज भी देखेंगे, तो यूएस का इन्फ्लेशन 7% है, और यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है ना। तो हम आज भी अगर हम फिक्स इनकम में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। तो उधर क्या हो रहा है कि आप फिर भी जैसे ही इंटरेस्ट रेट वहां से पीक होगा, रुक जाएगा बढ़ना और वापस गिरना शुरू होगा, तो वो पैसा वापस इक्विटीज में आ जाएगा। और इक्विटी में भी इंडिया जैसी कंट्री में आएगा, क्योंकि इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छा कर रही है। तो जैसे ही आरबीआई या यूएस फेड, जो माना जा रहा है कि अगले महीने की पॉलिसी में वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की प्रक्रिया को रोक देंगे, उस टाइम से मार्केट पलटना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा अगला सवाल बस आपसे यही था कि जो 6 अप्रैल को एमपीसी की जो मीटिंग होने वाली है, आपको लगता है कि उस पे कोई रेट कट की बात होगी? क्योंकि पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें जो रेशो था 4:2 का था। यानी कि दो सदस्य ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि इंटरेस्ट रेट अब और बढ़ाया जाए। तो आपको लगता है कि सिनेरियो चेंज हो सकता है? नंबर वन।
नंबर टू, अमेरिका में जो रिसेशन की बात की जा रही थी कि रिसेशन आए तब जाके शायद फेड ब्याज दरें बढ़ाना रोक दे, तो आपको लगता है कि अमेरिका ऑलरेडी एक तरह से रिसेशन में है? तो जब अमेरिका रिसेशन में एक तरह से जा चुका है क्योंकि दो तीन बैंकों में जो प्रॉब्लम्स आई, तो अभी आपको लगता है कि दो तीन महीने में या एक क्वार्टर में कोई हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, पहले तो जो अगली जो हमारी मीटिंग है आरबीआई की, उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। बट हमें ये लगता है, और उसका क्या रीजन है, क्योंकि हम लोग बाहर के सेंट्रल बैंक्स को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हमने यूएस में भी वो 25 बेसिस पॉइंट्स पे बढ़ते हुए देखे, हम उसको जी। फॉलो करेंगे, और हमारे पास कुशन है कि हम 25 बेसिस से 50 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ा सकें यहाँ से। बट बहुत ज्यादा कुशन बचा नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है इस बार 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे, और वो लास्ट बारी बढ़ेंगे। और उसके बाद से कुछ 2-3 महीने के लिए वेट एंड वॉच का टाइम रहेगा, जहां पे वो रेट्स को मेंटेन करेंगे। उसके बाद रेट घटाने शुरू कर देंगे। यूएस में भी दिसंबर तक ये माना जा रहा है कि 1% रेट घट सकता है। तो मतलब आज जैसे 5% का रेट है, तो वो 4% आने की आशंका है यूएस में दिसंबर तक। तो हम 2-3 महीने रुकेंगे, फिर उसके बाद घटना शुरू कर देंगे, है ना। तो अगर आप और सॉरी, दूसरा क्वेश्चन आपका। अ, मेरा मेरा दूसरा सवाल अमेरिका के रिसेशन को लेके है। जैसा वहां पे कहा जा रहा है कि अमेरिका रिसेशन में ऑलरेडी जा चुका है, तो अभी आपको और अमेरिका में भी संभावना नजर आ रही है ब्याज दरें बढ़ने की? देखिए, यूएस ना अभी, जो अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स के अगर नंबर्स देखेंगे, तो यूएस में मतलब जीडीपी में अभी रिसेशन नहीं दिख रहा था। पिछले 2-3 क्वार्टर्स में उनके नंबर ठीक थे, मतलब ग्रोथ उनकी थी। जी। बट जो अभी जो हालात बन रहे हैं, इतनी तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद, तो वो हालात हमें, अगर ये कंटिन्यू करता है, अगर वो 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ा देता है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि यूएस में रिसेशन आए। और हमें ऐसा लगता है कि यूएस ऐसा नहीं होने देगा। ये फेड को भी समझ में आ रहा है कि इसके जी। रेपरकशंस बहुत ज्यादा हैं। देखिए, कई सारे ऐसे इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं जो धीरे धीरे से आते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत लैगिंग इंडिकेटर है, जो ग्रेजुअली दिखता है। तो अभी हमें अनएम्प्लॉयमेंट के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से जो हमने जो कुछ बैंक्स में प्रॉब्लम देखी, वो भी प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। वो प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं अगर हमने बहुत सिग्निफिकेंटली यहाँ से रेट इंक्रीज कर दिया। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ से बहुत रेट इंक्रीज होने वाला है। ये अभी जो पिछली यूएस की जो फेड मीट हुई थी और जो अनाउंसमेंट हुई थी, उसमें ऐसा इंडिकेट भी किया गया कि हम यहाँ से 25 बेसिस पॉइंट्स और देखते हैं। जबकि पहले, आज से जब ये सिलिकॉन वैली बैंक के जो दिवालिया होने से पहले, वहां के जो फेड के चेयर थे, वो ये बोलते थे कि हम 2% तक भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए तैयार हैं इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए। बट लेकिन उन्हीं का ही स्टैंड इस पूरे इवेंट के बाद चेंज हो गया है, क्योंकि काफी सारे रिपरकशंस दिखने शुरू हो गए हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे इकोनॉमी में इश्यूज। तो हमें नहीं लगता कि 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। हमें तो इवन ये भी लगता है कि अगली मीटिंग में ही रेट पॉज ले लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेरा अगला सवाल उन रिटेल निवेशकों का है जो चाहते हैं कि जो कोविड के बाद मार्केट में जिन्होंने एंट्री ली, कोविड में जिस तरह कोविड के बाद जो वी शेप रिकवरी हुई, उसके बाद फिर एक बुलरन आया। बुलरन में काफी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, काफी लोगों ने डीमैट अकाउंट्स खुले, काफी लोग मार्केट में पार्टिसिपेंट्स एज ए एसआईपी या एज ए इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग के तौर पे सब लोगों ने की। फिलहाल आपको क्या, उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि काफी अब डिस्ट्रेस भी देखने को मिल रही है। काफी ऐसे लोग हैं, क्योंकि अभी जो लास्ट मंथ का जो डेटा आया डीमैट, जीरोधा की तरफ से डीमैट अकाउंट ओपनिंग का, उसमें भी डिक्लाइन है। अब लोग ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में जो जिस उम्मीद से हम आए थे उतने अच्छे रिटर्न नहीं बन रहे। तो आपका उन लोगों को क्या सलाह है कि शेयर मार्केट में अगर उनको निवेश करना है तो वो अपना नजरिया या दृष्टिकोण कैसे रखें? देखिए, पहले अगर हम लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम अच्छे रिटर्न कमाएं और हम उसे कंसिस्टेंटली कमाएं, है ना। तो हम हमारे पास, अगर मैं एक रिटेल निवेशक हूं, मेरी एक लिमिटेड कैपिटल है इन्वेस्ट करने की, तो मैं सबसे पहला, मैं सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करूंगा कि क्या क्या मेरे पास ऑल्टरनेटिव हैं जहां पे मैं पैसा निवेश कर सकता हूँ। तो पहला ऑल्टरनेटिव मेरे पास है फिक्स्ड इनकम। जैसे मैं फिक्स डिपॉजिट कर सकता हूँ, या मैं बॉन्ड खरीद सकता हूँ, या मैं डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता हूँ। वहां पे मेरा रिटर्न आता है अराउंड
5-6% से लेके 9-10% तक। और उस पे मेरा एक सर्टेन टैक्स मेरे टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। और मेरा आज का इन्फ्लेशन 8% के अराउंड है। तो मैं काफी सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, है ना। मैं जी। एक दूसरा मेरा ऑल्टरनेटिव है इक्विटीज, जो स्टॉक मार्केट है। वहां पे मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मैं उस पोर्टफोलियो से एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करूं, कि जी। अगर 8% इन्फ्लेशन है मैं तो 12% 15% कमाऊं। और मैं अपने पैसे की परचेजिंग पावर भी मेंटेन रखूं और उसके ऊपर कुछ एक बेनिफिट भी लेके जाऊं। और तीसरा मेरे पास ऑप्शन है जैसे रियल एस्टेट हो गया, बट वो बड़ा कैपिटल लगता है उसमें, और उसमें भी मेरे रिटर्न्स अब पिछले 1-2 साल को छोड़ दें तो पिछले 10-12 साल से रिटर्न्स इतने सिग्निफिकेंट नहीं रहे कि मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊं। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले तो ये कि आपको आपका कैपिटल अच्छे से डिवाइड करना है अलग अलग बास्केट्स में। आपको एक ही बास्केट में सारा पैसा नहीं डालना, आपको अलग अलग बास्केट में डालना है, ताकि आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे आपका आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, और आपकी जो यील्ड है वो फ्लैटन हो जाए। मतलब यूजुअली मार्केट ऐसे ऐसे करके चलता है। तो अगर मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, अगर आप और भी चीजों में इन्वेस्ट करें, जैसे आप कुछ कुछ अपने पोर्शन फिक्स्ड इनकम में रखें, कुछ अपना पोर्शन गोल्ड में रखें, तो आपकी जो रिटर्न्स है वो थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं, है ना। तो आप उस तरीके से इन्वेस्ट करने की सोचें। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, देखिए स्टॉक मार्केट अगेन कभी भी सीधा नहीं चलेगा। स्टॉक मार्केट ज्यादा रिटर्न कमा के देता है, बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो वॉलेटाइल होता है। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है मार्केट में तो हमेशा एसआईपी के थ्रू करें। और कम से कम 2 से 3 साल का आप नजरिया रखें, क्योंकि क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में कोई भी ग्लोबल इवेंट या कोई मैक्रो इवेंट आ जाता है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर देता है। हम अगर किसी मार्केट में अगर किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, तो वो कंपनी तो अच्छा कर रही है रेगुलर बेसिस पे। कभी हो सकता है कि बाजार में गिरावट के चक्कर में कोई कंपनी की आय 100 रुपए से घट के 90 रुपए भी रह जाए, जी। बट लेकिन वो रही है कंपनी। लेकिन अगर जैसे कोई इवेंट हो जाता है, जैसे रशिया और यूक्रेन का या ग्लोबल इवेंट हो जाता है जिसका हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट पे काफी सिग्निफिकेंट प्रभाव कर देता है। जैसे अभी ग्लोबल यूएस के प्रॉब्लम्स के चक्कर में हमारी काफी सारी मार्केट की ब्रॉडर कंपनीज 30% 40% भी गिर गई है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज में आप ग्रेजुअली एक तो इन्वेस्ट करते रहिए, और 2-3 साल का अगर आप नजरिया रखते हैं तो ये जो शॉर्ट टर्म इवेंट्स है वो सारे प्ले आउट हो जाते हैं। तो इनका जो इम्पैक्ट है वो सारा खत्म हो जाता है। आपका जो स्टॉक है या आपकी जो है स्टॉक मार्केट में, वो आपकी एक्चुअल कंपनी की जो जिस तरीके से प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे हो जाता है। तो आप अपना नजरिया उसी तरीके से 2 से 3 साल तो मिनिमम रखें, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। और ऐसे जब मौके आते हैं, देखिए आप अगर देखें कि यूएस में जब सब प्राइम क्राइसिस आया था 2008 2009 में, तो 1.5 साल में मार्केट पूरा अपने बॉटम से वापस रिकवर कर गया था। इसी जी। तरीके से मार्केट की साइकिल इतनी लंबी नहीं होती, मार्केट की साइकिल 1.5-2 साल मैक्सिमम मार्केट गिरता है, उसके बाद वापस चलना शुरू हो जाता है। अभी भी आप देखेंगे तो नवंबर 2021 से हम गिरना शुरू हुए, तो अराउंड 15-16 महीने हमें हो चुके हैं गिरते हुए। ये हमें लगता है पैनिक का लास्ट लेग है, और मार्केट हमेशा थका के वापस चलता है। तो मैं कहूंगा कि पेशेंस रखें। बहुत अच्छा टाइम है निवेश करने का, थोड़ा सा पेशेंस और रखें, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है दिवम जी, एक सवाल और है मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप भी एक पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, और सवाल अक्सर ये उठता है कि कहीं ना कहीं हमें हेज भी करना चाहिए, क्योंकि जब ये डाउन टर्न आते हैं मार्केट में तो फिर गोल्ड की बात होने लगती है, फिर डेट फंड की बात होने लगती है, और फिर ये भी कहा जाने लगता है कि पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड खरीद रहे हैं। अगर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद सकते हैं तो आप क्यों नहीं खरीद सकते? और युद्ध तो कभी भी हो सकते हैं, वॉर तो भविष्य में भी होंगे, तब आप क्या करेंगे? तो आपका इसको लेकर आपकी क्या अप्रोच है? आपका जो पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन होता है वो टोटल इक्विटी में होता है, या आप इस पर भविष्य में विचार करेंगे कि कहीं ना कहीं हमें मल्टी एसेट की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए, हमारा फोटे इक्विटी की तरफ है और हमारा उधर रिसर्च है। तो हमें जिसको हम ये कहते हैं कि आप एज अ इन्वेस्टर अलग अलग बास्केट्स में पैसा रखिए, और जहां इक्विटी की बात होती है आप जी। हमारे पास आइए, हम आपको सलाह देंगे इक्विटी के बारे में। अगर रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट है, आप तो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट के पास जाएंगे।
तो जी। उसी तरीके से हम इक्विटी के एक्सपर्ट हैं, तो हमारा तो इंक्लिनेशन इक्विटी की तरफ रहता है, और हमने सबसे ज्यादा रिटर्न, अगर आप हमारे 5 साल का जैसे अगर ग्रीन पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो हमने 25% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है 5 साल में, डिस्पाइट पिछले 1 डेढ़ साल में जो भी रहा, उसके बावजूद भी हमारा आज की डेट में क्यूमुलेटिव रिटर्न 25% का रहा है। तो हमें तो इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न दिखते हैं, और हम लोग उस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। लेकिन हम अपने निवेशकों को ये जरूर बोलते हैं कि आप एक बास्केट में सारा पैसा मत डालिए, आप हर बास्केट में पैसा डालिए और डाइवर्सिफाई करिए अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को। म्यूट। जी जी, अब मेरा एक और सवाल आपसे है। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत में या स्टॉक मार्केट में भारत के कहीं ना कहीं अभी अल्फा आना बाकी है, या अभी कहें कि हम ये अल्फा हमें चेज कर सकते हैं। अमेरिका जैसी है जिसको मदर ऑफ ऑल मार्केट्स कहा जाता है, कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों का रुझान इंडेक्स फंड की तरफ है। आपको भारत में क्या लगता है कि अभी भारत की जो मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, या जो फंड मैनेजर्स हैं, अभी वो और अल्फा जनरेट करने की क्षमता रखते हैं? जी बिल्कुल। हमें मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ रहा था कि जब कोई नेशन 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनता है, तो उसका मार्केट बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। अगर आप हमारी इकोनॉमी देखें तो हमारी इकोनॉमी आगे आने वाले समय में, अगर रियल जीडीपी की बात देखें तो रियल जीडीपी इस साल 6 से 7% हमारी ग्रोथ की बात हो रही है, और आगे आने वाले साल में 8% की ग्रोथ की बात होने वाली है। तो अगर हमारा देश अगर 8% की ग्रोथ दे रहा है, तो हमारा मार्केट कम से कम डबल, जो 16% की ग्रोथ देने की क्षमता रखता है अभी भी। और हम उस तरीके के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी देख रहे हैं। अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे तो उसी तरीके से पॉजिटिविटी को दर्शा रहे हैं। अगर आप जीएसटी कलेक्शन देखें, आप पावर डिमांड देखें, आप कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर देखें, तो वहां पे हमें उस तरीके की तेजी की आशंका दिख रही है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है, जो ग्लोबल हमारा जो रिलेशनशिप है, मतलब हम ग्लोबलाइजेशन से रीग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां पे जी हम सारा कुछ चाइना को जब एक्सपोर्ट करते थे, वहां से अब क्या हो गया है कि आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स कर रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, और उन देशों के साथ काम कर रहे हैं। तो वहां पे हमें ना केवल चाइना से हम इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बल्कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो वहां से हमारी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। और गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स चलाई, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करिए और उस पे इंसेंटिव लीजिए, वो बहुत काम कर रही हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये आने वाले 10 साल तो इंडिया के हैं। और अगर हमारा देश 8% पे रियल जीडीपी पे ग्रो करेगा, तो हमारा मार्केट कम से कम 16% पे तो ग्रो करेगा ही करेगा। वो ये जरूर हो सकता है कि किसी साल वो 8% दिखाए, किसी साल 24% दिखाए, बट एवरेज 16% की आपको दिखेगी अगले 10 साल में। जी, ये थे दिवम शर्मा, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी भारत में जो ग्रोथ है वो भी आनी बाकी है, और जब भारत में ग्रोथ आएगी तो स्टॉक मार्केट में भी ग्रोथ के काफी लंबे चांस हैं, और काफी आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में निवेश करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। दिवम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिजनेस टुडे से बाजार से बात की, और आगे भी आप हमें समय देते रहिए, आगे भी हम बात करेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।